अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। इसके अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि सेल है क्या, बना कैसे, सेल के अंदर मेन पार्ट्स कौन से होते हैं और जो है किन किन साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है सेल थ्योरी के अंदर। तो पेज नंबर 55 पे स्टार्ट करते हैं हम, और बेहतर यही कि अपनी बुक आप सामने रख लें। अब हमारे पास हम देखें तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने सबसे पहले सेल थ्योरी की जो है बुनियाद रखी। बुनियाद से मुराद क्या था कि सबसे पहले उनके माइंड में आया एक सवाल। अब वो बेसिकली क्वेश्चन था क्या कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सम हाउ रिलेटेड, कि हो सकता है कि जितने भी जानवर या पौधे हैं वो किसी न किसी तरह आपस में मिलते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई ताल्लुक़ है। अब वो ताल्लुक़ बेसिकली क्या था कि उन्हीं के इसी एक सोच ने क्वेश्चन अराइज किया। वो क्वेश्चन क्या था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बुनियादी साख्त है, कोई एक यूनिट है, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली, जो रिलेशन बना रहा है तमाम जानवरों और पौधों के बीच में। तब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुए थे। जो आपने माइक्रोस्कोपी पढ़ी, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास क्या था, नो वन न्यू विद सर्टेनिटी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डू शेयर अ फंडामेंटल, कि कोई भी नहीं जानता था कि जितने भी जानवर या पौधे हैं वो एक यूनिट को शेयर कर रहे हैं। उन दोनों की जो जिससे वो बने हैं, जिससे वो अराइव हुए, वो पॉइंट एक ही है, वो यूनिट एक ही है, जिसको हम सेल कहते हैं। तो अब हम आगे यही पढ़ेंगे कि सेल बेसिकली था क्या। दूसरा आया रॉबर्ट हुक, एक जो है वो केमिस्ट मैथमेटिशियन जो था, जिसने 1665 में ये एग्जामिन किया एक स्लाइस ऑफ कॉर्क हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स, उसने एक स्टडी की। उसने स्लाइस ऑफ कॉर्क जब स्टडी की अपने माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफिकेशन वाला फिनोमेना अप्लाई करके, रिवॉल्विंग पावर वाला फिनोमेना अप्लाई करके, तो उसमें क्या था कि सारी बात है 17th सेंचुरी में हमारे पास माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। उससे पहले ये डिस्कवरी नहीं थी माइक्रोस्कोप की। मैग्नीफिकेशन भी कोई चीज़ होती है, ये रिवॉल्विंग पावर भी कोई चीज़ होती है। तो उसने जस्ट एग्जामिन किया हमारे पास, तो क्या निकला कि हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर्स थे टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, की कुछ ऐसे खाने थे जो बिल्कुल खाली थे, कि उसने सेल का सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर देखा, उसे ये नहीं पता कि उसके अंदर भी कोई चीज़ होती है जो लिविंग सेल्स को बना रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना रही है। और उसने इनको नाम क्या दिया, सेलुला का। उन टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को उसने नेम दिया सेलुला का। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि आपको ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, जैसे उसके अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं, ऐसे ही खाने उसने भी देखे थे कॉर्क के अंदर। और इसमें क्या था हमारे पास के, अब ये बेसिकली सेल थ्योरी की जो हम पढ़े सारे का सारा सीक्वेंस सीख, उसी फील्ड के अंदर अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ें कि हम सेलुला तक पहुंच चुके हैं। हम सेल का आउटर स्ट्रक्चर पता चल गया कि रॉबर्ट हुक ने जो है फर्स्ट टाइम सेल के बारे में डिस्कवर की है, एक चीज़, ब्रिटिश साइंटिस्ट बेसिकली। फिर आते हैं दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने उसी के सेल के स्ट्रक्चर को मज़ीद आगे, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एनिमल सेल लिया जिसकी सेल वॉल नहीं होती। उसने तो सिर्फ एक सेल की आउटर बाउंड्री देखी थी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो पॉन्ड वाटर, यानी कि जो तालाब का पानी होता है, उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स को लिया और उनको स्टडी जब किया तो उसने उनको नेम दिया एनिमल क्यूल्स का, कि उसने उनके अंदर भी कोई चीज़ देखी। अब तक ऑर्गेनेलिस का नेम नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी ऑपरेटस, ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज़, ये हमारे पास जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तब तक ये सारी चीज़ें तो डिस्कवर नहीं हुई थी। तो उसने क्या नेम दिया, बेसिकली एनिमल क्यूल्स का नेम दिया माइक्रोस्कोप के अंदर, जो उसने टाइनी ऑर्गेनिज्म को चेक किया, उनको एग्जामिन किया। और इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है, अब ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पेरिमीशियम नजर आ रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए तो इसने इसको स्टडी किया और इसने देखा कि इसके अंदर भी कोई चीज़ है, कोई ऐसे ऑर्गेनेली है जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कि कोई ना कोई लिविंग थिंग है ये। और ये आपको इसका माइक्रोस्कोप नजर आ रहा है। और आप ये देखेंगे जो आपने प्रीवियस लेक्चर देखा, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आपने देखी, लाइट माइक्रोस्कोप भी देखी। 17th सेंचुरी में वो हमारे पास डिस्कवर हुई और इसने 16th सेंचुरी में अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से चेक किया, जो कि हमारे देखे हुए माइक्रोस्कोप से काफ़ी हद तक चेंज है। तो ये थी इसकी डिस्कवरी एनिमल क्यूल्स की, कि अब हमने जो है वो टाइनी कंपार्टमेंट्स भी देख लिए, सेलुलर भी, एनिमल क्यूल्स भी हमने देख लिए। अरिस्टोटल के आइडिया को आगे लेके रॉबर्ट हुक आए, और उसके बाद एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन अपनी दी है 1673 में,
जाके। इसी तरह अब आगे आ जाते हैं हमारे पास कुछ और साइंटिस्ट, जैसे कि हमारे पास आ जाता है 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इनका कहना क्या था कि अब आपको पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि जितने भी सेल हैं जब सेम टाइप की सेल्स मिलके सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यू बन जाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के अपने पढ़े होंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है कि इनकी थ्योरी क्या थी, इनका आइडिया क्या था बेसिकली कि नोबडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू, कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक ऑर्गेनिज्म नहीं कहला सकती जब तक उसके पार्ट्स सेलुलर टिश्यू ना हो, यानी कि उसके अंदर टिश्यूज़ मौजूद ना हो या वो किसी टिश्यू से बना हुआ ना हो। ये जिसके अंदर ना टिश्यू ना सेल होंगे तो टिश्यू होगा, सही सी बात है कि जिसके अंदर सेल ना हो या वो किसी सेल से ना बना हो तो तब तक हम उसको ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। फिर 1931 में एक बोटेनिस्ट यानी कि वो साइंटिस्ट जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं उन्हें बोटेनिस्ट कहा जाता है। तो बोटेनिस्ट एक थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन द सेल। आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो मेन सारे का सारा होल्ड जो सेल का होता है, ऑर्गेनेलिस का होल्ड वो न्यूक्लियस के पास होता है। मेन जो पावर होती है सेल की वो सारी की सारी न्यूक्लियस के पास होती है। न्यूक्लियस सारे की सारी कमांड देता है सेल के ऑर्गेनेलिस को, उन्होंने कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। तो वो डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। अरिस्टोटल ने जो है वो यही कहा कि प्लांट और एनिमल किसी न किसी तरह मिलते हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को फर्स्ट टाइम सेलुला के लिहाज से। थर्ड में जो है वो एंटोनी ने हमारे पास ये एनिमलक्यूल्स के बारे में आपको बताया है। और इसके बाद जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने ये कहा कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर सेलुलर टिश्यू ना हो या वो किसी सेलुलर टिश्यू से ना बने, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। इसी तरह अब इसके बाद हम मज़ीद आगे जाते हैं कि और कौन सी ऑर्गेनेलिस की कौन सी चीज़ डिस्कवर हुई। तो हमारे पास आ जाते हैं 1838 में मैथ्यू शील्डन ने क्या कहा था कि इन्होंने फर्स्ट टाइम, ये भी एक बोटेनिस्ट थे, और इन्होंने प्लांट टिश्यूज़ को यानी कि बेसिकली प्लांट को स्टडी किया। और इनका कहना क्या था कि जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं, सेल के एग्रीगेट से, कि सारे सिंगल सेल इंडिविजुअल यानी कि सिंगल सेल मिलते हैं और एग्रीगेट इकट्ठे होना तो वो क्या बनाते हैं, एक प्लांट बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। और सारे के सारे सेल जो है फुली इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। जैसे कि एटम की आप बात कर लें, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसी तरह सेल भी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। हर सेल के अंदर अपने ऑर्गेनेलिस होते हैं, हर सेल का अपना एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है और अपने ख़ास फंक्शंस होते हैं, और वो अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट आ जाते हैं थियोडर शेवान। इन्होंने 1839 में एनिमल सेल को स्टडी किया था। और आप एनिमल सेल या प्लांट सेल दोनों के बारे में प्रीवियस क्लासेस में एक दफ़ा देख चुके हैं कि एक के अंदर जो है वो सेल वॉल प्लांट के अंदर होती है, तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो एक ने प्लांट सेल को स्टडी किया और दूसरे ने एनिमल सेल को स्टडी किया। फिर आ जाते हैं 1855 में रुडोल्फ का कहना ये क्या था कि ऑल लिविंग सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनिस सेलुला ए सेलुला के जितने भी सेल हमारे पास मौजूद है, आया वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है। आपके पास ब्लड सेल आ जाते हैं, स्किन सेल्स आ जाते हैं, मसल सेल्स आ जाते हैं, नर्वस सेल्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे बेसिकली जो टिश्यू हैं, नर्वस टिश्यू, स्किन के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मौजूद हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये किसी न किसी पुराने सेल से मिलके बने हुए हैं, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस का बेसिकली जो फिनोमिना हमारे पास आ जाता है उसमें भी क्या होता है कि सेल डिवीजन होती है, कुछ सोमैटिक सेल्स की और कुछ में हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक सेल्स की। तो अब यहाँ पे देखें तो ये किसका था, बेसिकली रुडोल्फ का आइडिया था या उसकी एक पॉइंट था, हाइपोथेसिस उसका कि जितने भी लिविंग सेल्स हमारे पास मौजूद हैं वो सारे के सारे किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन और रीडिवीजन से बनते हैं, मीन के माइटोसिस एंड मियोसिस का फिनोमेना। फिर 1862 में लुईस पास्चर ने इसी के दिए हुए पॉइंट, इसी के हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अब आपने साइंस में यही पढ़ा था, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स, फिर कंक्लूजन, लॉ, थ्योरी, ये सारी की थ्योरी तक पहुँचते पहुँचते हमें बहुत सारे स्टेप, बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के जो स्टेप्स थे वो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसको भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि आया वो बनते भी हैं सेल डिवीजन और रीडिवीजन से या नहीं बनते, और वो प्रूव हो गया। और ये बात आप भी अब तक देखते आए माइटोसिस और मियोसिस में कि सेल जितने भी हमारे पास बनते हैं वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन और रीडिवीजन से बन रहे होते हैं।
इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, कुछ और तरह के भी फिनोमिना आ जाते हैं। अब हमारे पास सेल थ्योरी के भी आगे कुछ पॉइंट्स हैं, जो मेन जितने भी साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दी उन्हीं की कंट्रीब्यूशन को लेते हुए हमने आगे जो है वो 3 बेसिक प्रिंसिपल साइंटिस्ट ने बनाए, 3 कानून, जिसको देख के हम इजीली सेल की स्टडी कर सकते हैं। ये जो एक थ्योरी बन गई हमारे पास, तो वो 3 मेन पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, वो पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो प्लांट हो या एनिमल हो, सारे के सारे जो है वो मुश्तमिल होते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल्स पे। मीन यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर की जो टर्म्स आप पढ़ते आ रहे हैं, वो ये टर्म है सेल थ्योरी का पहला पॉइंट, जो शिल्डन और शवान का पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आ जाता है सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। की सेल क्या है, सबसे छोटी सी लिविंग थिंग है, और ये एक बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है जो तमाम ऑर्गेनिजम्स को बनाता है। जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स बनते हैं, या पीछे डिफरेंट साइंटिस्ट के हाइपोथेसिस देखते आए हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट के आइडियाज़ देखते आए हैं कि जो सेल है वो तमाम ऑर्गेनिजम्स को बना रहा होता है। थर्ड क्या है, सेल अराइव ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। के रुडोल्फ का जो आइडिया था, वो आइडिया इसका थर्ड पॉइंट है हमारे पास, कि उसका कहना क्या था कि जितने भी सेल हमारे पास बनते हैं वो किसी न किसी पुराने सेल की डिवीजन और रीडिवीजन से बन रहे होते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस का जो फिनोमिना है, उस फिनोमिना के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी सेल बनते हैं वो किसी भी सेल की डिवीजन या रीडिवीजन से बन रहे होते हैं। अब ये कुछ मेन पॉइंट्स थे हमारे पास, जिनके जितने भी साइंटिस्ट, एरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, शिल्डन, शवान, रुडोल्फ, जितने भी साइंटिस्ट हमारे पास आए, सब ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी। और उसके बाद ये मेन 3 पॉइंट्स आपके पास बनते हैं हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी के अंदर। कि सेल थ्योरी बेसिकली वो थ्योरी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, और सेल से ही ऑर्गेनिज्म बनता है, वो पुराने सेल डिवाइड या रीडिवाइड होते हैं तो न्यू सेल बनते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं जो सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स। बेसिकली रुडोल्फ का फिनोमेना क्या था, या उसका आइडिया क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मौजूद हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। या हमारे पास जो है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने एक फिनोमेना जो दिया था, या उसका आइडिया क्या था कि कोई भी जीव उस वक्त तक ऑर्गेनिज्म नहीं कहला सकती जब तक उसके अंदर सेलुलर टिश्यूज़ ना हो या वो किसी सेलुलर टिश्यूज से ना बने। तो आपको ये पहला पॉइंट नज़र आ रहा है, नोट कंसिस्टिंग ऑफ डिवाइडेड इनटू और कंटेनिंग सेल्स, कि सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो ए सेलुलर पार्टिकल्स वो होते हैं, ए मीन नो, जिनके पास कोई भी सेल मौजूद नहीं होता। ये सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं, वो जब किसी भी जीव के पास नहीं होंगे तो तब तक उसको हम ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, उसको हम सब सेलुलर यानी कि सेल से थोड़े से छोटे होते हैं ये, और सेल जैसे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इनके अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सेल जैसे फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। ये अपने लाइफ प्रोसेस को उस तरह लेकर नहीं चल सकते जैसे कि एक सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेलिस है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन और गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख लें, न्यूक्लियस देख लें, सेंट्रियोल्स अगर एनिमल सेल की बात करें, हम क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल की बात करें, तो सबका अपना अपना फंक्शन है जो कि इसके अंदर परफॉर्म नहीं होता। इस तरह प्रायोन्स मिस फोल्डेड प्रोटीन्स के जो प्रोटीन हमारे पास बेसिकली बन रही होती है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हम मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम काम करते हैं, एनर्जी मिलती है हमें, तो वो प्रोटीन बेसिकली प्रायोन्स क्या करता है, उन्हीं प्रोटीन को मिस फोल्ड कर देता है, जिससे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ यानी कि दिमागी बीमारियाँ कॉज होना स्टार्ट हो जाती है। और ये सेल नहीं होते, बेसिकली ये सेल की तरह काम नहीं करते, ये सेल से थोड़े से छोटे होते हैं, और ये ना ही अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में भेज सकते हैं, लेकिन ये सेल वाले कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। वायरॉइड्स हमारे पास क्या आते हैं, ये भी हमारे पास डिजीज़ कॉजिंग पार्टिकल्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, इकोनॉमिक लॉस क्रिएट करते हैं, और ये इनके ऊपर प्रोटीन कोटिंग नहीं होती, इनकी बेसिकली आउटर कवरिंग नहीं होती, और ये डिफरेंट टाइप की डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन और प्लांट्स में और एनिमल्स में। और ये सारे के सारे पार्टिकल्स कहलाते हैं, इनको हम ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते। सब सेलुलर, सेल से छोटे, ए सेलुलर जिनके पास सेल वाले का फंक्शन नहीं परफॉर्म। थैंक यू सो मच।